रेस्पिरेशन, पाचन और श्वसन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पाचन और श्वसन के बारे में कि मानव का जो पाचन क्रिया होता है वो किस तरह से होता है और इसकी श्वसन क्रिया के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। ठीक, सबसे पहले हम चलते हैं कि मानव का पाचन तंत्र क्या होता है। ठीक, मानव का पाचन तंत्र जो होता है, देखिए इसका डायग्राम यहाँ पर बना हुआ कि ये हमारा पाचन तंत्र है। ये माउथ हो गया यानी मुंह हो गया आपका। ठीक, ये हमारी जो ग्रसिका होती है जिसे हम ग्रसिका कहते हैं या मुख गुहा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक, मुख गुहा के माध्यम से जब ग्रसिका की पतली सी नली होती है जिसका संबंध जो होता है किससे, अमाशय से होता है, और जस्ट इसके ऊपर जो होता है ये डायफ्राम होता है। डायफ्राम के जस्ट नीचे आपका पित्ताशय जिससे हम पित्त का, जहाँ पर पित्त का भंडारण होता है, और उसके नीचे जो होती है वो पित्त नली होती है, और फिर वो आपका यकृत जिसे लीवर बोलते हैं, और अग्नाशय, फिर क्षुद्रांत, बृहच्छाद्र जिसे कोलान या परिशेषिका, और लास्ट में आपका गुदा द्वार होता है जिस वो सर्जन अंग भी उसे बोलते हैं। ठीक, तो होता क्या है कि जब हम भोजन करते हैं, जब भी हम भोजन करते हैं तो मुंह से जो होता है भोजन को लेते हैं और उसे चबा चबा कर खाते हैं। जैसे चबा चबा कर खाते हैं तो क्या होता है कि वह भोजन नली से होकर गुजरता है। भोजन नली से होकर जब गुजरेगा वह छोटे छोटे कणों में क्या होता है, बदल जाता है। छोटे छोटे कणों में वो बदल जाता है, और हम क्या कहते हैं, आहार का आस्तार बहुत कोमल होता है, इसलिए भोजन को क्या किया जाता है, गीला किया जाता है। और भोजन को गीला कैसे करते हैं, जैसे मुंह में आप खाते हैं तो जीभ में हमारे लार होता है, और वह लार जो होता है एमिलेस जिसे लार कहते हैं, वो लार का नाम एमिलेस एक एंजाइम होता है, उसके साथ वो मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद क्या होता है, जब पूरी तरह से उसे चबा लेते हैं, मिक्स हो जाता है लार के साथ, तो उसका स्वाद क्या होता है, टेस्ट उसका बदल जाता है, नहीं मीठा लगने लगता है। ठीक, और जब हम पेट में जाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो वो क्या होता है, पचने योग्य हो जाता है, यानी वो आसानी से आपका पच जाता है। इसलिए उसे हम लार के साथ, उसके बाद लास्ट में हम पानी पीते हैं जिससे वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि कोई भी चीज आप अगर अपना देखते हैं, कोई भी इंटरेस्टिंग चीज जिसे आपका मन बहुत देखकर ललचाने लगता है, खाने की इच्छा होती है, ठीक, कोई भी आपका मनपसंद चीज सामने खाने वाला आ गया तो देखते हैं कि मुंह में लार आ जाता है। ठीक, मुंह में लार आ जाता है, यानी वही लार क्या होता है, एमिलेस होता है। क्या होता है, एमिलेस, जो क्या होता है, एक प्रकार का एंजाइम होता है। एक प्रकार का क्या होता है, वो एंजाइम होता है। इस एंजाइम का लार का नाम क्या होता है, एमिलेस। क्या नाम होता है, एमिलेस। ये क्या करता है कि जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है, और भोजन को चबाने के दौरान पेशी जीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिला देती है। पेशी जीवा जो होती है भोजन को लार के साथ मिला देती है, और मुंह में अमाशय तक, मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका, और मुंह से अमाशय तक, यहाँ तक। ठीक, और ये जो ग्रसिका या इसी को एसोफेगस के नाम से भी जाना जाता है, इससे भोजन को लिया जाता है। और अमाशय क्या होता है, अमाशय हमारा एक प्रकार का बृहत अंग होता है, एक्सटर्नल पार्ट होता है। ठीक, जो भोजन को आने पर फैल जाता है। अमाशय की पेशी यानी अमाशय की ये जो पेशियां होती हैं, ठीक, मसल्स होती हैं, भित्ति होती है, भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ क्या करती है, मिलाने का काम करती रहती है। और ये पाचन कार्य अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होती है। यह एक हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अम्लीय माध्यम को ये तैयार करता है। सामान्य परिस्थितियों में देखा जाता है कि स्लेमा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से क्या करता है, रक्षा करता है। बहुत को देखे होंगे कि वयस्क जो होते हैं, अडल्ट जो होते हैं, उनमें क्या होती है, एसिडिटी हो जाती है, अम्लता हो जाती है। इसकी शिकायत सुनते होंगे आप। इसका संबंध किससे होता है, इसी HCl से, जो अमाशय में हमारा HCl का लेयर होता है उसी के कारण होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, और यह कुंडलित होने के कारण सहंत स्थान में अव्यवस्थित होता है, और जंतुओं में यह क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन, क्षुद्रांत का मतलब ये दिया है जो, ठीक, आज जिसको हम छोटी और बड़ी आंत के नाम से भी जानते हैं, भोजन के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी के लिए सेलुलोज पचाने के लिए लंबी, यानी जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, सेलुलोज पचाने के लिए और लंबी छुंद्राज की आवश्यकता होती है। अब मांस का पाचन सरल होता है, जैसे बाघ जो होते हैं वो मांसाहारी की क्षुद्रांत उनकी छोटी होती है। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज द bodily system responsible for breaking down food into nutrition that the body can
observe and use for energy, growth and repair. It includes organs like the mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, liver, ठीक, पैनक्रीज एंड गॉल ब्लैडर। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारा पाचन तंत्र जो होता है ये क्या करता है कि भोजन को तोड़ तोड़कर वह डाइजेस्टिव सिस्टम में ले जाता है, जहां पर हमारा क्या होता है, शरीर को पोषक मिलता है, ठीक, जिसका उपयोग हम एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए भी करते हैं, जिसमें आपका इंजेस्टिशियन फूड इंटर्स द माउथ। इंजेस्टेशन जो होता है वो क्या करता है, मुंह के द्वारा भोजन को अंदर ले जाता है, मुंह के द्वारा क्या करता है, भोजन को अंदर ले जाता है। उसके बाद डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन में जब जाएंगे, फूड इज ब्रोकन डाउन मैकेनिकली सीविंग एंड केमिकली एंजाइम, यानी भोजन को क्या करता है, वह चबा चबा कर जब हम खाते हैं तो भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है और उस एंजाइम के साथ ये मिल जाता है, यानी लार के साथ। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, न्यूट्रिशन आर ऑब्जर्व इनटू द ब्लड स्ट्रीम मेनली इन द स्मॉल, एलिमिनेशन वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए फेसेस, यानी लास्ट में जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो इसके द्वारा, रेक्टम के द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक, ये हमारा रेसिप्रेशन सिस्टम होता है। रेसिप्रेशन सिस्टम इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइज, रेसिप्रेशन प्रोसेस क्या होता है, ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया। तो रेसिप्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज गैस बिटवीन देमसेल्फ एंड देयर एनवायरनमेंट। हमारे पर्यावरण में देखे होंगे गैसों का आदान प्रदान होता रहता है, ह्यूमन्स के द्वारा CO2 और पेड़ पौधों के द्वारा जो होता है वो ऑक्सीजन का आदान प्रदान। इसलिए हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन और CO2 की बैलेंसी जो होती है वो बनी रहती है। तो ये हमारा था एक्सप्रेशन या रिस्पिरेशन। पाचन तंत्र के बारे में हमने पढ़ लिया। पाचन तंत्र के बारे के बाद अब आपको देखिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से काम करता है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। देखिए किस तरह से काम करता है ये हमारे शरीर के अंदर, कि जब भी हम भोजन करते हैं, ठीक, तो जब भोजन हम करेंगे इस तरह से हमारे शरीर के अंदर ये क्या होता है, जाता है और ये रेक्टम के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। ये हमारे अंदर की संरचना जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की बताई गई है। ठीक, जैसे हम मुंह के द्वारा, ग्रासिका के द्वारा भोजन लेते हैं, यहाँ लीवर से होते हुए अमाशय में जाता है। यह आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइन होता है, डाइजेस्टिंग ट्रैक्ट होता है, इसको हम डाइजेस्टिंग ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। एलिमेंट्री होता है, ये हमारी ग्रसिका है। क्या है, ग्रसिका है। ठीक, ग्रसिका या मुख गुहा से होते हुए निकलती है। ये हमारा अमाशय हो गया, आपका पेट जिसे आप पेट के नाम से जानते हैं। जो भी हम ग्रसिका के माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं ऐसे ऐसे होते हुए आपका निकलता है और अपशिष्ट पदार्थ जो होता है ये रेक्टम के यानी गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये हमारा माउथ होता है जिसे हम एक्सियसी, यानी ये देखिए ग्रसिका हो गया आपका, स्टोमच हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत हो जाती है। कैसे होता है, ये हमारा लीवर हो गया, ये पैनक्रीज हो गया। ठीक, वो गाल ब्लैडर आपका ये जो दिख रहा है ये गाल ब्लैडर होता है। ठीक, इस तरह से हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। ये लगभग 30 फीट होता है या 9 मीटर का ये लंबा पाया जाता है। ठीक, सबसे पहले हम माउथ के बारे में जानेंगे। ये पहला भाग होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। जैसे ही हम खाते हैं, देखिए किस तरह से खाना खा रही है। जैसे ही हम भोजन में लेते हैं, ये जैसे ही भोजन आप लेते हैं तो भोजन लेने पर ये तुरंत क्या होता है, जैसे ही आप भोजन ग्रहण करते हैं तो तुरंत मुंह के अंदर ले जाने के बाद वो हमारा ग्रासिका से होते हुए वो तुरंत कहाँ जाता है, पेट की तरफ जाने लगता है। और ये देखिए अपशिष्ट पदार्थों को जो है बाहर कैसे निकाला जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट होता है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है और इसमें एलिमेंट्री कैनल भी होते हैं। ये मुख गुहा से होकर जब ग्रसिका नली से होते हुए अमाशय के पास जो है वो जाती है। यहाँ पर भोजन को क्या करता है, वो ब्रेक डाउन करता है यानी तोड़ता है। और ये बॉडी से स्पीड आउट करने में उसे मदद करता है। ये हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत और ये एनस होता है। इसके कुछ पार्ट है शरीर के अंदर, लीवर होता है, पैनक्रीज होता है और ये गाल ब्लैडर होता है।
हाँ, अगर वयस्क मनुष्य की बात करेंगे 30 फीट, और ये 9 मीटर जो होती है उस समाशय की। हाँ, जैसे हम चबा चबा कर खाते हैं तो छोटे छोटे कणों में विभक्त होकर, देखिए ग्रसिका द्वारा कहाँ जा रहा है, ये सीधे हमारा कहाँ जाएगा, माशय में जाएगा, पेट में जाएगा। ठीक, देखिए जितना चबा कर आप खाएंगे वह लार के साथ क्या होता है, मिक्स होता रहता है। इसे हम मैस्टिकेशन कहते हैं। और ये सैलिवरी ग्लैंड्स कहलाते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, देखिए बच्चों में भी ये पाया जाता है। जो फूड को ल्यूब्रिकेट करता है ताकि उसको चबाना और निगलना आसान हो सके। सलाइवा एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है जिसमें दो खास एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिनमें अमाइलेज और लाइसोजाइम शामिल हैं। अमाइलेज, जिसे टाइलिन भी कहा जाता है, ये एंजाइम फूड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन का काम करता है, जबकि लाइसोजाइम एंजाइम्स फूड में मौजूद बैक्टीरिया और फंजाई को किल करते हैं, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे माउथ में ग्रो नहीं कर सकते और हम बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। लिहाजा ये कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा कि सलाइवा हमारी ओरल हाइजीन के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में 24 घंटों में तकरीबन 1 से 1.5 लीटर तक सलाइवा प्रोड्यूस होता है। माउथ में फूड की पार्शियल डाइजेशन होती है और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को बोलस कहते हैं। नंबर 2, फेरिंक्स। बोलस हमारे माउथ से पास होकर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सेकंड ऑर्गन यानी कि फेरिंक्स में इंटर हो जाता है। फेरिंक्स को थ्रोट भी कहा जाता है और ये माउथ और इसोफेगस को आपस में कनेक्ट करने वाला एक पैसेज है। ये एक ऐसा पैसेज है जिससे फूड और एयर दोनों गुजरते हैं। नंबर 3, इसोफेगस। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड यानी कि बोलस फेरिंक्स से पास होकर इसोफेगस में इंटर हो जाता है। इसोफेगस को फूड पाइप भी कहा जाता है और ये 25 सेंटीमीटर लंबा और 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक चौड़ा एक मस्कुलर पैसेज है जिसके एक एंड पर फेरिंक्स और दूसरे एंड पर स्टमक कनेक्ट हुआ होता है। ह्यूमन बॉडी में फूड पाइप के साथ ही विंड पाइप भी मौजूद होता है। जब हम सांस लेते हैं तो एयर हमारे माउथ से होकर विंड पाइप से गुजरकर लंग्स में चली जाती है। इसके बरक्स फूड को विंड पाइप में जाने से रोकने के लिए विंड पाइप की ओपनिंग पर एक कवर मौजूद होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। फूड स्वेलो करने के दौरान ये एपिग्लोटिस विंड पाइप को कवर करता है और टंग बोलस को पुश करके फूड पाइप में इंटर कर देती है। ये फूड इसोफेगस में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू स्टमक तक पहुंच जाता है। इन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस को पेरिस्टालिसिस कहा जाता है। इसोफेगस के एंड पर एक मस्कुलर वाल्व प्रेजेंट होता है जिसे स्फिंक्टर कहते हैं। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जब स्टमक के अंदर कंप्लीटली इंटर हो जाता है तो ये वाल्व बंद हो जाता है और लिक्विड्स और सॉलिड फूड को वापस मुंह की तरफ आने से रोकता है। अगर यही मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस रिवर्स में शुरू हो जाए तो उसे एंटी पेरिस्टालिसिस कहते हैं। इसकी वजह से वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। नंबर 4, स्टमक। स्टमक एक सैक लाइक जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है जो डायफ्राम के नीचे और एब्डोमेन में अपर लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। स्टमक के नीचे लीफ शेप्ड ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे पैंक्रियास का नाम दिया गया है। स्टमक के सामने लिवर प्रेजेंट होता है। लिवर के नीचे और एब्डोमेन में राइट साइड पर एक पियर शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। स्टमक पार्शियली डाइजेस्टेड फूड यानी कि बोलस को टेम्पररीली होल्ड करता है और उसकी कंप्लीट ब्रेक डाउन करता है ताकि ये फूड ब्लड में इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके और इससे एनर्जी जनरेट हो। इसोफेगस और स्टमक की इनर वॉल्स पर एक थिन मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। स्टमक में इस मेम्ब्रेन का नाम गैस्ट्रिक म्यूकोसा होता है और इसमें प्रेजेंट एपिथेलियल सेल्स गैस्ट्रिक म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ये गैस्ट्रिक म्यूकस न सिर्फ फूड की ल्यूब्रिकेशन और ब्रेक डाउन में हेल्पफुल होता है बल्कि इसके साथ साथ स्टमक की इनर लाइनिंग्स को एसिड से प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है।
गैस्ट्रिक म्यूकोसा के एपिथेलियल सेल्स म्यूकस सिक्रीशन के अलावा मुख्तलिफ गैस्ट्रिक जूसेस भी रिलीज करते हैं। ये गैस्ट्रिक जूसेस फूड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की डाइजेशन में अहम रोल अदा करते हैं। एक दिन में तकरीबन 1.2 से 1.5 लीटर तक गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं। गैस्ट्रिक जूस में बहुत से कंपोनेंट्स शामिल हैं, जैसा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स और एक खास प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसे पेप्सिन कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से गैस्ट्रिक जूस की पीएच हाईली एसिडिक होती है। इन गैस्ट्रिक जूसेस की मदद से और स्टमक के चर्निंग एक्शन की वजह से बोलस एक येलो थिक क्रीमी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। स्टमक बहुत से सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसा कि ग्लूकोज, सिंपल शुगर्स और अमीनो एसिड्स वगैरह। इसोफेगस के एंड की तरह स्टमक के एंड पर भी एक मस्कुलर वाल्व मौजूद होता है, जिसे पाइलोरस कहते हैं। इस वाल्व के ओपन होने से काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर हो जाता है। जैसे ही स्टमक इम्पटी होता है तो पाइलोरस वाल्व बंद हो जाता है, ताकि फूड रिफ्लक्स यानी कि स्टमक में फूड की वापसी न हो सके। नंबर 5, स्मॉल इंटेस्टाइन। काइम की अगली मंजिल स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम अपनी जुबान में छोटी आंत भी कहते हैं, ये हमारे एब्डोमेन में मौजूद 22 से 25 फीट लॉन्ग एक लूजली कोल्ड मस्कुलर ट्यूब है, जिसका डायमीटर तकरीबन 2 इंच तक होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, जिनमें ड्यूडेनम, जिजुनम और इलियम शामिल हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन पैंक्रियाटिक जूस और बाइल की मदद से काइम को फर्दर डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियास से रिलीज होता है और इसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो काइम में मौजूद प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करते हैं, जबकि बाइल हमारे लिवर में प्रोड्यूस होता है और गाल ब्लेडर में स्टोर होता रहता है। ये बाइल डाइजेशन के दौरान गाल ब्लेडर से बाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। बाइल काइम में मौजूद फैट्स की डाइजेशन में अहम रहते हैं। अगर विलाई के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसमें ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क मौजूद होता है। ये विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, ताकि फूड ब्लड में मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्ब हो सके। इस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की मुकम्मल डाइजेशन के बाद फूड का मैक्सिमम पोर्शन ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि फूड की डाइजेशन से प्रोड्यूस होने वाला वेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से मूव करके लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। नंबर 6, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम अपनी जुबान में बड़ी आंत भी कहते हैं, ये 5 to 6 फीट लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है। इसको लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लेंथ में तो बेशक स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, लेकिन इसका डायमीटर यानी कि चौड़ाई स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ी होती है, जो कि तकरीबन 3 इंच तक होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह लार्ज इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिनमें सीक्रम, कॉलन और रेक्टम शामिल हैं। सीक्रम लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, जबकि कॉलन पार्ट सीक्रम को रेक्टम के साथ कनेक्ट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड वेस्ट ट्रैवल करके सीक्रम और फिर कॉलन में मूव कर जाता है। कॉलन में वेस्ट में मौजूद एक्सेसिव साल्ट्स और वाटर एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में इंटर हो जाते हैं, जिससे फूड वेस्ट सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा कॉलन में मौजूद बैक्टीरिया फूड वेस्ट को मजीद ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे वेस्ट मुकम्मल डिग्रेड हो जाता है। इस स्टेज पे फूड वेस्ट को स्टूल या फीसिस का नाम दिया जाता है। कॉलन से आगे लार्ज इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट शुरू होता है, जिसे रेक्टम कहते हैं। कॉलन दिन में 1 से 2 बार स्टूल को रेक्टम की तरफ डिलीवर करता है। रेक्टम 8 इंच का एक चैम्बर है, जो कॉलन और एनस को आपस में कनेक्ट करता है। कॉलन से स्टूल रिसीव करना, उसे टेम्परेरीली स्टोर करना और इसे बॉडी से एक्सक्रीट करना रेक्टम के अहम फंक्शंस में शामिल है। नंबर 7, एनस। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का लास्ट पार्ट एनस है। एनस 2 एनल स्फिंक्टर मसल्स पे मुश्तमिल होता है, जिनमें इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स शामिल हैं। एनस के अपर पोर्शन की लाइनिंग में एक खास सेंसर मौजूद होते हैं, जो स्टूल कंटेंट को डिटेक्ट करके ब्रेन को सिग्नल सेंड करते हैं कि ये स्टूल सॉलिड, लिक्विड या गैस किस फॉर्म में है। जबकि एनल स्फिंक्टर मसल स्टूल की इवैक्यूएशन यानी कि बॉडी से एक्सक्रीशन को कंट्रोल करते हैं।
क्योंकि ब्रेन से स्टूल रिलीज के सिग्नल्स रिसीव होने पर रेक्टम कॉन्ट्रैक्ट करता है और स्फिंक्टर मसल्स रिलैक्स करते हैं, जिससे वेस्ट आसानी से बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। इसके बरक्स अगर ब्रेन से स्टूल रिलीज के सिग्नल्स रिसीव ना हो तो रेक्टम रिलैक्स जबकि स्फिंक्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। इस तरह स्टूल रेक्टम में ही स्टोर रहता है। यही वजह है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहते हैं ताकि हमें बाथरूम ना आ सके, जबकि इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स की रिलैक्सेशन होने से हमें बाथरूम की जरूरत पड़ती है, जिस दौरान स्टूल को टेम्परेरीली होल्ड करने के लिए हमारे एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स अहम रोल अदा करते हैं। तो होप सो आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर नया जानने को मिला होगा। मैं आपसे मिलूंगा अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।